Hello friends, welcome back to my YouTube channel Target Nursing. So friends, in today's video we are going to see some important MCQs for AIIMS NOSET exam. So I hope you all know that जो एग्ज़ाम है AIIMS NOSET 2020 वो पोस्टपोन्ड होके 1 सितंबर से 8 सितंबर हो गया है. मींस अब जो एग्ज़ाम होगा वो 8 सितंबर को होगा. So I hope you guys are preparing well for your examination. So today we are going to see some important MCQ for the AIIMS NOSET exam. So let's begin. Okay, and before starting, just do like, share, and subscribe to my channel. Okay, so let's start today's lecture. So here's the first question. The constant phase in a menstrual cycle is. Okay, the question is the constant phase in menstrual cycle is known as first menstrual phase, B proliferative phase, C luteal phase, and D ovulation phase. Okay, so what will be the right answer of this question according to you? This question also asked in ESIC exam in 2016. Okay, so the constant phase of menstrual cycle is luteal phase. The right answer is C, luteal phase. Okay, so why this luteal phase is known as constant phase of menstrual cycle? Why this luteal phase is known as a constant phase of menstrual cycle? Because what happens in the menstrual cycle, there are two changes occurs. ठीक है, like we have also studied about the menstrual cycle in previous lectures. So you can see the menstrual cycle from those videos also. So there are two changes happens in menstrual cycle. First is ovarian change and second is uterine change. Okay, what happens that क्या होता है कि दो चेंजेस होते हैं. ठीक है, ओवरी यूट्रस में फर्स्ट जो होते हैं ओवेरियन चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में और सेकंड जो है वो यूटेराइन चेंजेस होते हैं. ओके, सो इन दोनों के अंदर हमारी फेजेस होते हैं. लाइक ओवेरियन में हमारा ओवेरियन में कौन कौन सा फेज आता है? ओवेरियन में हमारा फॉलिकुलर फेज आता है. ठीक है, ल्यूटियल फेज आता है एंड ओवुलेशन फेज आता है. ठीक है, एंड यूटेराइन में हमारा मेंस्ट्रुअल फेज आता है, प्रोलिफरेटिव फेज आता है एंड सिक्रेटरी फेज आता है. सो हियर द क्वेश्चन इज द कांस्टेंट फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, सो द कांस्टेंट फेज इज नोन एज ल्यूटियल फेज दैट कम्स अंडर द ओवेरियन चेंजेस. ओके, एंड ल्यूटियल फेज को कांस्टेंट फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता है कि जो ल्यूटियल फेज होता है वो ओवुलेशन के बाद स्टार्ट होता है और 14 डेज की इसका ड्यूरेशन होता है. ओके, मीन्स द ल्यूटियल फेज विल बी ऑफ 15 started from 15th day to 28 days. ओके, तो जो ल्यूटियल फेज होगा वो सारी वुमेन्स पे कांस्टेंट रहेगा. मीन्स ओवुलेशन से पहले वाला जो फेज है वो वेरी कर सकता है वुमेन में. ताकि क्या होगा कि ओवुलेशन जो है वो वुमेन्स में अलग अलग टाइम पे हो सकती है, एक फिक्स टाइम पे नहीं हो सकती. बट जो ओवुलेशन के बाद वाला जो फेज होगा ल्यूटियल फेज वो हर वुमेन में सेम होगा, इसीलिए इसे कांस्टेंट फेज इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओवुलेशन इज ड्यू टू. ठीक है, द क्वेश्चन आस्क्ड है कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है आफ्टर ओवुलेशन वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, मेनली होता है. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो ओवुलेशन के टाइम पे इंक्रीज हो जाता है. तो वो किस वजह से इंक्रीज होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है फर्स्ट एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी एलएच, डी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? The right answer of this question is B. Okay, because of progesterone. बिकॉज क्या होगा कि यहाँ पर को ओवुलेशन के टाइम पर प्रोजेस्टेरॉन के वजह से जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर ओवुलेशन.
Okay, now move to the next question, third question. Time of ovulation corresponding to. Okay, this question is also asked in JIP MER exam also. Okay, so the time of ovulation is corresponding to मीन्स जो ओवुलेशन का टाइमिंग है वो किस हार्मोन से क्रॉसपॉन्ड है कि जब इस हार्मोन का लेवल हाई होगा या लो होगा तब ओवुलेशन होगा. ठीक है, सो द ऑप्शंस आर ऑक्सीटोसिन लेवल इज हाई, बी blood level of LH is high, C progesterone level is high, D endometrial wall is locked off. Okay, so the time of ovulation is corresponding to मतलब जब ovulation का टाइम हो रहा है तो किस वजह से वो ovulation हो रहा है. ठीक है, तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने अच्छे से पढ़ी तो आपको पता होगा कि जो ब्लड लेवल होता है LH का एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, LH जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है उसका लेवल जब हाई होता है तब हमारा ओवुलेशन की प्रोसेस होती है. तो टाइम ऑफ ओवुलेशन इज कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ ब्लड लेवल ऑफ LH हाई. ठीक है, जब LH का जो लेवल होगा वो हाई होगा तब जो हमारा ओवुलेशन है वो टेक प्लेस होगा. ठीक है, सो जो LH का जो लेवल है वो हाई होगा एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन. ओके, LH का जो लेवल होगा वो इंक्रीज होगा जिसकी वजह से ओवुलेशन हो. तो जब अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होती है. ठीक है, now move to the next question. Neural tube developed from. Okay, so the neural tube is developed from option is A ectoderm, B endoderm, C mesoderm and D all of the above. So the question is asked that neural tube जो होती है वो कहाँ किससे डेवलप होती है. तो जो एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म है ये सब जो है वो जर्म सेल्स होती हैं. ठीक है, ये जो तीनों जो है हमारी एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म ये जर्म सेल होती है जो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनती मिलकर जो होती है ये लेयर बनाती है. ठीक है, फिटस की. तो जो एक्टोडर्म होती है हमारी वो आउटर लेयर होती है. ठीक है, एंडोडर्म जो होती है वो हमारी इनर लेयर होती है, मीजोडर्म जो होती है वो मिडिल लेयर होती है. ठीक है, सो द न्यूरल ट्यूब इज डेवलप्ड फ्रॉम. व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर इज ए. ओके, ectoderm developed, neural tube is developed from ectoderm. Okay, now move to the next question. Fifth question, major electrolyte imbalance occur in water intoxication is. Okay, so the major electrolyte imbalance occur in water intoxication is. A is hypernatremia, B is hyponatremia, C is hypokalemia and D is hyperkalemia. So the question is asked that जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, ठीक है, मेजर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होता है वाटर इंटॉक्सिकेशन में वो क्या कॉज करता है. ठीक है, हाइपरनाइट्रेमिया मीन्स द इंक्रीज लेवल ऑफ सोडियम. ओके, increase level of sodium and hypo means decrease level of sodium. I hope you all know that. Hypokalemia means decrease level of potassium and increase level of potassium is known as hyperkalemia. So these two, sodium and potassium, are the ions, ठीक है, that remains in the cells. Okay, so what happens, first of all you have to know that what is water intoxication. Okay, so the water intoxication is also known as water poisoning, hyperhydration or overhydration or water toxemia is a potentially fatal disturbance in brain function that results when the normal balance of electrolyte in the body is pushed outside safe limits by excessive water intake. वाटर इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है कि हाइपर हाइड्रेशन हो जाता है. ठीक है, बॉडी में एक्सेस वाटर जो है वो डेवलप हो जाता है जिससे हमारी फैटल डिस्टर्बेंस हो सकती है जो डेथ कॉज कर सकती है, ब्रेन डेथ और ब्रेन के फंक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकती है. ठीक है, किस वजह से होगा, जो हमारे जो बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट है
सोडियम एंड पोटेशियम इसका जो लेवल है वो हाई या लो होगा, उसकी वजह से वाटर इंटॉक्सिकेशन कॉज करेगा, ठीक है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? The major electrolyte imbalance occur in water intoxication is hyponatremia. Okay, so the right answer is hyponatremia. Okay. Now move to the next question, sixth question. Temporary hardness of water is also called as, एंड जो ये क्वेश्चन है वो आरआरबी एग्जामिनेशन में एंड सीसीआरएस के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोराइड हार्डनेस, बी सोडियम हार्डनेस, सी कार्बोनेट हार्डनेस एंड डी none of the above. Okay, so temporary hardness of water is called as, so first of all you have to know that what is the hardness of water. Because जो temporary hardness है, it is a type of water hardness is caused by the presence of dissolved bicarbonate minerals. Okay, that is calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate. The presence of metal cation makes water hard. So the temporary hardness of water is also called, ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है ये? बाइकार्बोनेट मिनरल्स की वजह से। जब वो बाइकार्बोनेट मिनरल जो है वो उनके प्रेजेंस, जो उनकी प्रेजेंस है वो डिसॉल्व हो रही है बाइकार्बोनेट मिनरल्स, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वाटर के हार्डनेस को, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कॉज करते हैं। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी सी, कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो बाइकार्बोनेट जो मिनरल्स हैं उनकी वजह से हार्डनेस कॉज हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑल्सो नोन एज कार्बोनेट हार्डनेस, क्योंकि कार्बोनेट्स की वजह से हार्डनेस कॉज हो रही है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन। आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल इट कैन बी डिटेक्टेड इन द ब्लड विद इन। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई हैव सीन दिस क्वेश्चन इन मेनी books or also in the previous year papers also. Okay, so the after consuming alcohol it can be detected in the blood within. तो अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद वो ब्लड में कितने टाइम बाद डिटेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन है 2 to 3 minutes, बी 3 to 4 minutes, सी 4 to 5 minutes एंड डी 5 to 6 minutes. ओके, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी सी, 4 to 5 minutes. 4 to 5 minutes के बाद क्या होगा कि ब्लड में जो अल्कोहल है हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं आफ्टर कंज्यूमिंग द अल्कोहल। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ओपॉइड टॉक्सिसिटी। ओके, सो द गिवन ऑप्शंस इनमें से क्या है कि एक जो ऑप्शन है वो मोस्ट कॉमन सिम्टम है ओपोइड टॉक्सिसिटी का। सो ए है कंस्ट्रक्टेड पीपल, बी डायलेटेड पीपल, सी हाई फीवर एंड डी डिस्निया। ओके, सो व्हाट विल द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? The right answer is dyspnea. Okay, difficulty in breathing is a common symptom of opioid toxicity. Okay, now move to the next question, ninth question. Which serum potassium level required no immediate nursing intervention for an adult? And this question have asked in RML Delhi staff nurse के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि कौन सा सीरम पोटेशियम लेवल जो है उसमें कोई नर्सिंग इंटरवेंशन की, इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन देने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है 3.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, बी 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सी 5.7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, डी इज 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. So what will be the right answer of this question? The right answer is B, 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. अगर इतना लेवल है पोटेशियम का बॉडी में तो कोई इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है फॉर एन अडल्ट. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन. Muslim prayer position is used in which surgery? Okay, so this is Muslim prayer. Okay, this spelling is wrong here. This is Muslim. Okay,
Muslim prayer position is used in which surgery? And this question have asked in ESIC examination in 2016. So it is an important question. Muslim prayer position is used in which surgery? जो Muslim prayer position होती है वो कौन सी सर्जरी में यूज की जाती है? ठीक है, सो जो मुस्लिम प्रेयर पोजीशन है वो आपको पता ही है कि जब जो मोमडन्स होते हैं या फिर जो मुस्लिम होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं तो उस टाइम पे वो कौन सी पोजीशन लेते हैं, ठीक है, तो वो वाली पोजीशन जो होती है वो कौन सी सर्जरी में यूज होती है, ठीक है, तो जो मुस्लिम प्रेयर पोजीशन होती है वो मेनली नी चेस्ट पोजीशन होती है, ठीक है, उसे हम नी चेस्ट पोजीशन भी कह सकते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर मुस्लिम पेयर पोजीशन आती है तो वो नीचेस्ट पोजीशन है, ठीक है, नीचेस्ट पोजीशन है और वो कौन सी सर्जरी में यूज होती है? ए है लेप्रोस्कोपी, बी है लेप्रोटोमी, सी है लेरेंजेक्टमी एंड डी इज लेमिनेक्टमी. ओके, so what will the right answer of this question? Muslim prayer position, which is also known as niches position. Okay, so what will be the right answer? The right answer is laminectomy. Okay, laminectomy. So D is the right answer of this question. So what is laminectomy? Laminectomy is a, one second, okay. Laminectomy is a surgical operation, okay. Laminectomy is a surgical operation to remove the back of one or more vertebra. Usually means it is usually used to give access to the spinal cord or to relieve pressure on nerves. ठीक है, सो जो लेमिनेक्टमी है वो क्या होती है कि एक सर्जरिकल प्रोसीजर है जिसमें जो बैक ऑफ वन और मोर वर्टिब्रा को रिमूव किया जाता है ताकि जो स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर हो रहा है या नर्व पे जो प्रेशर हो रहा है वो कम हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे हम दिस मुस्लिम प्रेयर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, विच इज ऑल्सो नोन एज नी चेस्ट पोजीशन. ओके, now move to the next. See here, this is a laminectomy. In laminectomy, Muslim prayer position like Muslim use during prayer similar to niches position after log rolling the patient. ठीक है, log rolling में क्या होता है? Log rolling is this is a log rolling procedure. Log rolling is a maneuver used to move a patient without flexing the spinal column. Patient's legs are stretched and head is held to immobilize the neck. ठीक है, तो हमें जब जो लेमिनेक्टमी है वो प्रोसीजर ये है कि हमें क्या करना है, जो प्रेशर हो रहा है नर्व पे बैक से, ठीक है, यूजुअली स्पाइनल कॉर्ड पे जो प्रेशर हो रहा है नर्व्स पे उसको हमें रिमूव करना है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लॉग रोलिंग का जो प्रोसीजर है उसके बाद हम पेशेंट को नीचेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं या फिर मुस्लिम प्रेयर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं सर्जरी के लिए. ओके, now move to the next question. Which gas is used in laparoscopy surgery? ठीक है, and this question is asked in AIIMS Delhi. Okay, so the A option is NO, nitrous oxide. ठीक है, then B is NO2 and C is CO2 and D is O2. So what will be the right answer of this question? The gas used in laparoscopy is
The gas used in laparoscopy is CO2. The right answer is CO2. Okay. Now move to the next question, 12th question. Blue blotter is also known as A. COPD, B. emphysema, C. ARDS, D. chronic obstructive bronchitis. So what will be the right answer? Blue blotter किसे कहते हैं? Blue blotter is chronic obstructive bronchitis, is also known as blue blotter. Okay. Now move to the next question, 13th question. The purpose of padding side rails on the client's bed is to A. Use them as a restraint, B. Have a place to connect the call signal, C. Protect the client from injury, D. Keep the client warm. So this is very easy question. The purpose of padding side rails on the client's bed. So what will be the right answer? Obviously to protect the client from the injury. इसीलिए हम साइड रेल्स लगाते हैं ताकि जो क्लाइंट है उसको इंजरी से प्रिवेंट कर सके. ठीक है. Now move to the next question, 14th question. Size of ET tube for a 4-year-old child, and this question is asked in AIMS Delhi. Okay, so ET tube का size बताना है हमें 4-year-old child के लिए. A है 5 mm, B है 6 mm, C है 7 mm, D है 8 mm. So what will be the right answer? The right answer is A. 5 mm की जो ET tube होगी हम उसे यूज करेंगे 4-year-old child के लिए. Okay, now move to the next question, 15th question. A female client who received general anesthesia return from surgery post-operatively, which nursing diagnosis take highest priority for this client? So क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक फीमेल क्लाइंट है जिसे जनरल एनेस्थीसिया दिया गया था और वो सर्जरी से अभी रिटर्न हुई है, तो पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस को दी जाएगी. ठीक है. सो ए है एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी, बी डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू ब्लड एंड फ्लूइड लॉस फ्रॉम सर्जरी, सी impaired physical mobility related to surgery, D. risk for aspiration related to anesthesia. Okay, so what will be the right answer? The right answer is D. risk for aspiration related to anesthesia. Okay, now move to the next question, 16th question. Advantage of breastfeeding for mother advantage of breastfeeding for mother except. इसमें ये पूछा गया है कि जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा मदर के लिए एडवांटेज नहीं है जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है. ठीक है. सो ए है इट इज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बी डिक्रीज द रिस्क ऑफ ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर, सी हेल्प टू गेन वेट लॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड डी प्रमोट प्रमोशन ऑफ इन्वोल्यूशन. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर इज हेल्प टू गेन वेट लॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इससे वेट लॉस नहीं होता है. ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह वर्क कर सकता है. ब्रेस्ट फीडिंग अगर हम मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो वो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह वर्क करेगी और ओवेरियन ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को भी वो डिक्रीज करती है, इन्वोल्यूशन के प्रोसेस को भी वो प्रमोट करती है, लेकिन वो हेल्प नहीं करती है वेट गेन को लॉस करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज appropriate initial response to a client coughing up पिंक एंड फॉर दी स्पूटम. ठीक है. तो इसमें बताया है नीचे जो ऑप्शंस हैं वो एक्शंस हैं, तो इनमें से कौन सा एक्शन जो है वो एप्रोप्रिएट इनिशियल रिस्पॉन्स है. ठीक है. सबसे पहले हम कौन सा काम करेंगे जब एक क्लाइंट को कफ हो रहा है और पिंक फॉर दी स्पूटम हो रहा है. ठीक है. झाग से बना हुआ एक पिंक स्पूटम जो है उसका निकल रहा है, तो हम सबसे पहले कौन सा इनिशियल रिस्पॉन्स करेंगे? ए है कॉल फॉर हेल्प, B. call for physician, C. start IV line, and D. suction the gland. So what will be the right answer? The right answer is A. call for help. Okay. So what will be the right answer? A. call for help. Why? The production of pink and furry sputum is a classic sign of acute pulmonary edema. Because the client is at high risk of decompensation, the nurse should call for help but do not leave the client in रूम. ओके. सो जो पिंक और फॉर स्पूटम जो उसमें निकल रहा है, जो हम सिम्टम्स देख रहे हैं वो एक्यूट पल्मोनरी एडिमा का सिम्टम है, तो उस टाइम पे जो पेशेंट है वो हाई रिस्क पे है. ठीक है. उससे क्या हो सकता है? ठीक है, उसको एस्पिरेशन हो सकता है, उससे अदर प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें क्लाइंट को उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्व करना पड़ेगा. क्लाइंट को हमें अकेले छोड़कर नहीं जाना, हमें हेल्प के लिए कॉल करनी है. ठीक है. तो
इनिशियल जो रिस्पॉन्स होगा वो कॉल फॉर हेल्प होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 18th क्वेश्चन. यूजिंग मैस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड, अ नर्स असाइन द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू विच क्लाइंट नीड. सो ए है जो मैस्लोव्स की हायरार्की नीड्स की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग नर्स को असाइन करना है हाईएस्ट प्रायोरिटी क्लाइंट के लिए. तो ए है एलिमिनेशन, बी सिक्योरिटी, सी सेफ्टी एंड डी बिलोंगिंग्स. ठीक है. सो अगर आपने पढ़ा है मैस्लोव हायरार्की ऑफ नीड तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी इनिशियल नीड क्या होगी क्लाइंट की. ठीक है. सो हियर दिस इज अ मैस्लोव्स हायरार्की नीड्स थ्योरी. ठीक है. सो तो जो हमारी बेसिक नीड होती है वो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड होती है. ठीक है. जिसमें फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट आता है. देन सेफ्टी नीड्स होगी जिसमें सिक्योरिटी एंड सेफ्टी. देन हमारे बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड. देन स्टीम नीड और देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो हियर व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट प्रायोरिटी क्या होगी क्लाइंट के लिए. तो जो इसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो तो हमारा सेकंड स्टेप होता है. ठीक है. और जो बिलोंगिंग्स है हमारी वो हमारा थर्ड स्टेप होता है. तो फर्स्ट जो होगा वो एलिमिनेशन होगा जो हमारी क्या है फिजियोलॉजिकल नीड्स है. ठीक है. सो द राइट आंसर विल बी द एलिमिनेशन बिकॉज इट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. ओके. Now move to the next question. 19th question. Stimulation of the sympathetic nervous system produces which of the following response. ठीक है. तो stimulation of sympathetic जो nervous system है हमारा, ठीक है, तो उसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है. ठीक है. तो नर्वस सिस्टम जो मेनली होता है वो टू टाइप का होता है. एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, वो बॉडी मास्टर कंट्रोल यूनिट होती है. और जो पेरिफेरल होता है वो बॉडी इज लिंक टू आउटसाइड वर्ड्स. ठीक है. तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें हमारे स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम एंड ब्रेन आता है. एंड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है. तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है. ठीक है. तो हियर इन द क्वेश्चन व्हाट आस्क्ड दैट स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. अगर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है तो वो कौन सा रिस्पॉन्स देगा. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर द, here you can see, prepares the body for action and stress. This is called fight and flight. तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमें एक्शन और स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर करता है. फाइट एंड फ्लाइट जब हमें डर लगेगा या फिर हम कोई ऐसी पोजीशन, ऐसी सिचुएशन पे होंगे जहाँ हमें फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन का यूज करना पड़ेगा तो उस टाइम हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा. तो कौन सा रिस्पॉन्स आएगा इसमें से, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन और डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर. जब हम ऐसे सिचुएशन में होंगे फ्लाइट एंड फाइट वाले तो हमारा टैकीकार्डिया मीन्स हमारी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस क्या करेगा, टैकीकार्डिया रिस्पॉन्स देगा. ठीक है. Then move to the last question, 20th question. Dyspnea, cough, expectoration, weakness and edema are the classic signs and symptoms of which of the following condition. ठीक है. ए है इसमें सिम्टम्स दिए हुए हैं. अभी इसमें हमें डिजीज कंडीशन बताती है. ठीक है. पेरिकार्डाइटिस, हार्ट फेलियर, एमआई एंड हाइपरटेंशन. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर. डिस्निया, कफ, एक्सपेक्टोरेशन, वीकनेस एंड एडिमा. द क्लासिक साइन ऑफ हार्ट फेलियर. राइट आंसर इज हार्ट फेलियर. ठीक है. तो जब हार्ट फेलियर होगा तो उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, स्वेलिंग ऑफ फीट एंड लेग होगा, क्रॉनिक लैक ऑफ एनर्जी होगी, डिफिकल्टी स्लीपिंग एट नाइट ड्यू टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. ठीक है. डिस्निया होगा, स्वेलिंग और टेंडर एब्डोमेन विद लॉस ऑफ एपेटाइट. ठीक है. एंड देन कफ विद फॉर sputum, increased urination at night, confusion and impaired memory. Okay, so the right answer is heart failure. There are symptoms given in the questions. ठीक है. So we have done 20 questions for today. And these are very important question and मैंने इसमें वो question भी इंक्लूड करें जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं या पहले कोई भी एग्जाम में आ चुके हैं. ठीक है. तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख लेना. ठीक है. So in next video we are going to see some other questions, other 20 questions for the AIMS NOCET. Okay, so till then prepare yourself for the examination and all the best and thank you, and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.